उन्होंने जिस तरीके के इमरजेंसी हालात का जिक्र किया है, मतलब लोगों को मारने के लिए हथियार दे रहे हैं और उसको इमरजेंसी हालात बता रहे हैं। जो लोग मर रहे हैं उनके लिए भी अगर ये कोई कदम उठाते और इमरजेंसी हालात का जिक्र करते तो ज्यादा बेहतर ना होता। कि इजराइल जो है अमेरिका को इस इलाकाई जंग में झोंकने की कोशिश कर रहा है। शायद इसलिए भी कर रहा है क्योंकि 90 दिनों तक गाजा में बम वर्षा करने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पा रहा है जो हासिल करने के लिए उसने ये जंग शुरू की थी। अब वो इसलिए चाहता है कि इसमें अमेरिका कूद पड़े। अमेरिका कूद पड़ेगा तो उसकी भी जान बच जाएगी। और उसका कि जब सद्दाम हुसैन पर हमला करवाया गया, यानी कि जब इराक पर हमला करवाया गया, तो उसका क्रेडिट जाता है नेतन्याहू को। नेतन्याहू ने उस समय कांग्रेस में जाकर अमेरिकियों से बार बार कहा कि साहब सद्दाम हुसैन के पास जो है रासायनिक हथियार हैं। और बाद में जब जंग खत्म हुई तो पता चला कि इजराइल तो उस जंग में शामिल ही नहीं था। क्या ये अपने धर्म के भी लगे सगे नहीं है? अभी 25 दिसंबर को ईसा मसीह की जाए पैदाइश पर जन्म स्थान पर बैतलहम में कोई प्रोग्राम आयोजित नहीं हुआ। उससे पहले खबर आई कि गाजा के चर्च में 2 ईसाई मां बेटी को इसने इजराइल के हमले में मार दिया गया है। इसके अलावा आर्मीनियाई चर्च जो है यरूशलेम में, वो लोग भी कह रहे हैं कि हमारे धर्मगुरु इकट्ठे थे और आसपास के लोग आ गए, उन्होंने हमला कर दिया। तो ये जो अमेरिका है और ब्रिटेन है, या क्या अपने धर्म के भी लगे सगे नहीं है? इजराइल के प्रेम में इतने अंधे हो गए हैं? धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धूम धड़ाम मार काट इस सबसे अलग भी जंग के बीच में, जंग के पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ होता है, जिसे राजनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर देखना, समझना और आपके सामने रखना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन ऐसे कामों के लिए हम लोग, यानी कि मैं एक्सपर्ट से बात करता हूं और उन मुद्दों को आपके सामने रखकर आपको रूबरू कराता हूं वर्तमान हालात से। तो ताजा एक नैरेटिव दुनिया में बन रहा है, एक धारणा दुनिया में बन रही है। लोग कह रहे हैं कि इजराइल ना जंग को फैलाता जा रहा है, वो हिजबुल्लाह से जानबूझकर भिड़ रहा है, वो सीरिया पर जानबूझकर हमले कर रहा है। उसने ईरान के जो कमांडर रजी मुसावी को सीरिया में मारा है, वो जानबूझकर मारा है ताकि ईरान से भी उसकी तनातनी और बढ़ जाए और जंग इस कदर फैल जाए कि मजबूरी में इसमें अमेरिका को आना पड़े। अब इसको जब हम देखने लगे तो हमें पता चला कि अमेरिका ने आज ही फिर से एक बार कांग्रेस को बाईपास करके इजराइल को बड़ी मात्रा में हथियार थमा दिए। तो ये जंग इजराइल फैला रहा है या अमेरिका इस जंग को इजराइल के जरिए फैलवा रहा है? और जंग अगर फैली तो किसको किस तरीके के खतरे और नुकसान का सामना करना पड़ेगा, इन्हीं के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ फिर से एक बार स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर अपनी पैनी नजर रखते हैं और धाकड़ खबर पर बहुत सारे खुलासे भी करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आप टाइम देते हैं। मैं पहला सवाल सीधे आपसे पहुंचना चाहता हूं, वो ये कि आज जो खबर आई है अमेरिका से कि 1 महीने के भीतर दूसरी बार बाइडेन ने कांग्रेस को बाईपास करके $147 मिलियन के हथियार भेजने का फैसला कर लिया है इजराइल को। क्या है पूरा मामला? मसला ये है, सबसे पहले हम यह समझें कि इजराइल के पास कितनी भी वह जोर लगा ले, कुछ भी बोल ले, उसके पास अस्त्र शस्त्र की भारी कमी हुई है, खासकर गोला बारूद की, यानी शेल्स की, चाहे वो टैंक का हो, तोप का हो या हवाई जहाज को, हर तरह से कमी आ रही है और उसकी बेचैनी बढ़ गई इसके कारण। दूसरी बात यह भी इसमें समझनी होगी कि पहले की युद्ध और आज के युद्ध में यह अंतर है कि पहले खास टारगेट को हिट करते थे, आज एरिया बॉम्बिंग कर रहे हैं। खासकर इजराइल, वह कोई भी इसमें भेदभाव नहीं करता कि यह मिलिट्री टारगेट है या सिविलियन टारगेट है, पूरे के पूरे एरिया में अंधाधुंध गोलाबारी करता है, जिसमें गोले बारूदों की बहुत जरूरत होती है। और जैसा आपने बताया, तकरीबन 150 मिलियन US$ के बराबर गोला बारूद देने की बात की गई है। और बाइडेन ने फिर से, जैसा आपने बताया, कि कांग्रेस को बाईपास करके दूसरी बार यह इमरजेंसी में सप्लाई की है। इसमें क्या क्या होंगे यदि आप कहें तो मैं संक्षिप्त में बता दूं। यह 155 मिलीमीटर की जो एंसिलरी आइटम्स है, मेन आइटम के बारे में बात करूंगा, जैसे फ्यूज, चार्जेस, प्राइमर्स, जिसकी बिना
टैंक या तोप या आर्टिलरी से कहते हैं, उनका चलना बंद हो जाता है। यह जरूरी होता है किसी भी देश के लिए, यदि उसकी मिलिट्री मजबूत हो तो उनका ये बेसिक इंडस्ट्री जहां मेटल का है, केमिकल प्रोडक्ट्स का है, मजबूत हो, नहीं तो दूसरों को भरोसे रहना पड़ेगा। और इसमें कहते हैं कि इन्होंने, पूरा तो नहीं आया ब्लूमबर्ग की जिस चर्चा की, उन्होंने संक्षिप्त में बताया है छोड़ देते हैं सर, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आपने एक अल्फाज, एक शब्द का इस्तेमाल किया, इमरजेंसी। 1 महीने के भीतर दूसरी बार इमरजेंसी हालात का हवाला देते हुए बाइडेन ने कांग्रेस को बाईपास करके हथियार, पहले 14,000 गोले भेज दिए और अब भारी तादाद में हथियार भेज रहे हैं। क्या उन्हें शर्म नहीं आती है या उनके अंदर की मानवता मर गई है? उन्हें हथियार भेजने में तो इमरजेंसी दिखाई देती है, लेकिन गाजा में जो लोगों का कत्लेआम हो रहा है उसको लेकर आज तक उन्होंने इमरजेंसी जैसे हालात शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया। बाइडेन या ट्रंप भी पहले के राष्ट्रपति और ऐसे जितने भी लोग हैं, ओबामा के समय से, ओबामा ने अपने समय में जो भी अस्त्र शस्त्र और दिए जाते थे इजराइल को, उसमें काफी इजाफा किया था। ये लोग वहां के बड़े पूंजीपतियों, वित्तपतियों, आर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के जो इंडस्ट्रीज हैं उनके बहुत बड़े भक्त हैं, उनके बहुत बड़े ये चाकर हैं, उनकी सेवा में बहुत मस्त रहते हैं। बदले में अपने और अपने बच्चों के लिए भी हमारी जनता ने पढ़ा होगा, सीखा होगा, और बड़े ही ईमानदारी पूर्वक उनकी सेवा करते हैं। और यह भी बता दूं कि इजराइल के 90% आर्म्स ऑर्गेनाइजेशंस अमेरिका से ही आता है, और यदि अमेरिका बंद कर दे तो केवल इजरायली डिफेंस फोर्सेज नहीं, यूक्रेन की भी फोर्सेज जो हैं वह हफ्तों भर में वो तबाह हो जाएंगे। जी, मैं फिर इस सवाल को आगे बढ़ा रहा हूं आपसे कि इन्होंने जिस तरीके के इमरजेंसी हालात का जिक्र किया है, मतलब लोगों को मारने के लिए हथियार दे रहे हैं और उसको इमरजेंसी हालात बता रहे हैं। जो लोग मर रहे हैं उनके लिए भी अगर ये कोई कदम उठाते और इमरजेंसी हालात का जिक्र करते तो ज्यादा बेहतर ना होता? बिल्कुल, घड़ियाली तस्वीर तो बहाते हैं ये, लेकिन इनका अमेरिका ही का दिया हुआ यह जुमला है कोलैटरल डैमेज, यानी हम तो आर्मी को मारने के लिए, विपक्ष को, दुश्मन को मारने के लिए कर रहे हैं, बदले में कुछ यदि जनता मर जाए तो क्या है। इसके चक्कर में इराक में उन्होंने लाखों को मारा, यहाँ 21-22 हजार फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। और जहां तक जनता की बात है, मेहनत कश आवाम की बात है, पूरे दुनिया में यदि हम रिफ्यूजीज की संख्या देख लें जो 70-80 मिलियन यानी 7-8 करोड़ से अधिक हो चुके हैं, उसकी कोई इन्हें चिंता नहीं है, जो इन्हीं के कारण वो हो रहा है। जी, अब यहाँ उस धारणा को लेकर बात कर लेते हैं जो पिछले कई दिनों से मीडिया के अंदर चलाई जा रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि साहब जो है इजराइल पूरा परपंच रच रहा है। वो सीरिया से भी भिड़ रहा है, वो लेबनान से भी भिड़ रहा है, वो कमांडर को मार के ईरान से भी भिड़ रहा है, और फिर जब वो इतना भिड़ जाएगा तो मजबूरी में अमेरिका को इस जंग में आना ही पड़ेगा। और जो इजराइल चाहता है कि जंग इलाकाई जंग बन जाए, वो जो तमाम कोशिशें कर रहा है, अमेरिका जो है उसका शिकार हो जाएगा। तो अमेरिका तो भोला नजर नहीं आ रहा है, अमेरिका तो हथियार भेज रहा है। उससे तो साफ यही लगता है कि अमेरिका इजराइल के जरिए इस जंग को फैलवाना चाहता है। आप क्या कहते हैं? अमेरिका अपने पिछले कुकर्मों और युद्धों से जो इसने लेसन सीखा है वह यह है कि हम सीधे की सीधे युद्ध में शामिल ना हो। और यदि प्रॉक्सी वार इतने बढ़िया से चल रहा है, उसके इंडस्ट्रीज जो वॉर के लिए आर्म्स अम्यूनिशंस बना रहे हैं उसमें जबरदस्त इजाफा हो रहा है, तो वो क्यों युद्ध में है। यूक्रेन के जेलेंस्की भी और यहाँ नेतन्याहू भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनकी पूरी साजिश भी है। जो अमेरिका समझ ना रहा वैसी बिल्कुल बात नहीं है। इसलिए मेरी समझ से अमेरिका अंतिम समय तक पूरी की पूरी कोशिश करेगा कि वो युद्ध में शामिल ना हो, भले वो यूक्रेन में हारे, भले इजराइल की भी यहाँ हालत पतली होती नजर आ रही है। यदि हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह और भी क्षेत्रीय इलाकों में यदि युद्ध बढ़ता है, जिसकी संभावना पूरी है, और अमेरिका इस हालत में नहीं चाहता है कि यह क्षेत्रीय युद्ध तीसरे विश्व युद्ध के रूप में बदल जाए, और इसकी पूरी कोशिश होगी कि इससे बचे। केवल इसलिए नहीं कि वहां अगले साल चुनाव होने वाले, केवल इसीलिए नहीं कि पूरे विश्व में एक आम जन रोष बढ़ रहा है, पूरे विश्व भर में इसकी थू-थू हो रही है। इसलिए भी कि यदि तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो अमेरिका भी उसके आंच से बाहर बाकी नहीं बच पाएगा, क्योंकि एटम हाइड्रोजन बम का दहक और दहन वहां तक भी पहुंचेगा। जी,
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और कहना पुतिन का भैया जब हम मरेंगे तो हम भी परमाणु चलाएंगे, जब दुनिया ही ने हम ही नहीं बचेंगे तो दुनिया बची रहे तो उसका क्या करेंगे। खैर, आपने जो तमाम तथ्य बताए हैं उससे धारणा तो मजबूत होती है जो इंटरनेशनल मीडिया में चलाई जा रही है कि इजराइल जो है अमेरिका को इस इलाकाई जंग में झोंकने की कोशिश कर रहा है। शायद इसलिए भी कर रहा है क्योंकि 90 दिनों तक गाजा में बम वर्षा करने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पा रहा है जो हासिल करने के लिए उसने जंग शुरू की थी। अब वो इसलिए चाहता है कि इसमें अमेरिका कूद पड़े। अमेरिका कूद पड़ेगा तो उसकी भी जान बच जाएगी और उसकी इज्जत भी बच जाएगी। तो इसको मजबूती तो मिल ही रही है ना इस धारणा को सर। इस धारणा को मजबूती मिल रही है। अब यह आपके शब्दों में कहें तो यह अब संयोग नहीं लग रहा है, यह प्रयोग दिख रहा है। लेकिन अमेरिका और उसका जो परम मित्र यदि कहें इंग्लैंड, जो कि उसके हर जगह मिलकर यूं काम करता है, एक कहें तो व्हाइट सुप्रीमेसी यानी सफेद जो ये अंग्रेज हैं, गोरे हैं, उनकी पूरी यह धारणा है। एक तरह से कहें तो उसी तरह की है जैसे नाजीज की थी जर्मनी में। हिटलर ने कहा था कि हम लोग पैदा ही हुए दुनिया पे शासन करने के लिए, थी वैसी की वैसी वहां पे धारणा है। इसलिए जहां भी आप देखेंगे अमेरिका है वहां इंग्लैंड है और वाइस वर्सा। तो ये इनकी अभी इंग्लैंड की भी तरफ से हालांकि थोड़ी चुप्पी सी आ रही है, जो जिस ढंग से वो शोर मचा रहे थे कि हम युद्ध से नहीं डरते हैं, हम हर जगह आएंगे। लेकिन अब जैसे यूक्रेन में उन्होंने कहा, यह एक लाइन बड़े ही गौर करने लायक है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ठीक है यूक्रेन हार रहा है लेकिन हम फिर भी उसके साथ हैं, यानी हारने की बात कबूल कर रहे हैं। वही हालात यहाँ पे है, वह इजराइल के साथ युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते हैं। हालांकि इजराइल की पूरी कोशिश है कि जैसे भी हो इस युद्ध में अमेरिका और उसके साथ साथ नेटो को यहाँ लाया जाए। जी, लेकिन लगता है ब्रिटेन कहीं और बिजी है। आपने वो खबर पढ़ी होंगी, गुआना की तरफ उसने अपना युद्ध पोस्ट जारी कर दिया है, वेनेजुएला से भिड़ने की वो तमाम कोशिशें कर रहा है। तो शायद वो वहां पे एंगेज होगा, इसलिए वहां पे टाइम नहीं दे पा रहा है, यानी कि इजराइल फिलिस्तीन की तरफ टाइम नहीं दे पा रहा है। लेकिन इसी के साथ एक बात और चलाई जा रही है मीडिया में, कहा जा रहा है कि जब सद्दाम हुसैन पर हमला करवाया गया, यानी कि जब इराक पर हमला करवाया गया, तो उसका क्रेडिट जाता है नेतन्याहू को। नेतन्याहू ने उस समय कांग्रेस में जाकर अमेरिकियों से बार बार कहा कि साहब सद्दाम हुसैन के पास जो है रासायनिक हथियार हैं, और बाद में जब जंग खत्म हुई तो पता चला कि इजराइल तो उस जंग में शामिल ही नहीं था। यानी ये धारणा बनाने में, माहौल बनाने में इजरायली ज्यादा माहिर हैं, और फिर बाद में अमेरिका को आना ही पड़ता है मजबूरी में। सही बात है। उस समय भी जब इराक पे आक्रमण किया गया था तो नेतन्याहू कहें या पूरे इजराइल कहें या इजरायली लॉबी जो अमेरिका में और इंग्लैंड में हर जगह मौजूद हैं, वहां पावर में भी मौजूद हैं, उनका एक बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। लेकिन उसमें केवल इनका ही नहीं, साथ साथ यह भी कहें कि यूके यूएस दोनों का हाथ रहा है। इन दोनों को पता था कि इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, चाहे केमिकल म्यूनिशंस हो या एटॉमिक बॉम्ब हो, जैसी कोई चीज नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने सब चीजों को दरकिनार करके वहां पे आक्रमण करना चाहा, क्योंकि बहुत समय से युद्ध नहीं हुआ था। इनके वॉर इंडस्ट्रीज बेचैन थे, इनका जो भी प्रोडक्ट था वो बिक नहीं रहा था, और साथ साथ मिडिल ईस्ट में इनकी धाक घट रही थी। इसलिए चाह रहे थे कि जैसे भी हो, और सद्दाम हुसैन के बढ़ते कद को, इराक के बढ़ते एक रीजनल पावर को तोड़ा जाए। इसलिए इन सब की मिली जुली उसमें साजिश थी, और जिसके तहत उन्होंने इराक को नेस्तनाबूद कर दिया। जी, क्या ये अपने धर्म के भी लगे सगे नहीं है? अभी 25 दिसंबर को ईसा मसीह की जाए पैदाइश पर जन्म स्थान पर बैतलहम में कोई प्रोग्राम आयोजित नहीं हुआ। उससे पहले खबर आई कि गाजा के चर्च में 2 ईसाई माँ बेटी को इसने इजराइल के हमले में मार दिया गया है। इसके अलावा आर्मीनियाई चर्च जो है यरूशलेम में, वो लोग भी कह रहे हैं कि हमारे धर्मगुरु इकट्ठे थे और आसपास के लोग आ गए, उन्होंने हमला कर दिया। तो ये जो अमेरिका है और ब्रिटेन है, या क्या अपने धर्म के भी लगे सगे नहीं है? इजराइल के प्रेम में इतने अंधे हो गए हैं? कैपिटलिस्ट क्लास या मोनोपोली कैपिटलिस्ट ओलिगार्क्स जितने भी हैं, उनके लिए धर्म मात्र एक मुखौटा है। चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, अरब कंट्रीज हो, इजराइल हो या इंडिया हो, और कोई भी इनका सगा नहीं है। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि यूके और यूएसए के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वहां के मजदूर वर्ग के लिए काम करे, जो भी बोल दे? क्या भारत में इसकी संभावना बनती है? क्या सऊदी अरेबिया में इसकी संभावना बनती है?
धर्म एक मुखौटा है और जहां भी कोशिश होती है, अब सोचिए कि यूएस ने, उन्होंने तालिबान बनाया, उन्होंने आईएसआईएस बनाया, क्या उनको इस्लाम से इतना प्यार था इसलिए बनाया? बिल्कुल नहीं। धर्म इनका एक हथियार है, मुखौटा के साथ एक बहुत बड़ा हथियार है पूरे विश्व में आपस में लड़वाने के लिए, उनकी एकता को तोड़ने के लिए और वैज्ञानिक विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा को ध्वस्त करने के लिए। जी। तो पोप फ्रांसिस के बयानों का, बातों का, प्रवचनों का इसलिए कोई असर नहीं पड़ रहा है? वो लगातार अपील कर रहे हैं, उसको नजरअंदाज किया जा रहा है और जंग लगातार जारी रहने दी जा रही है। तो क्यों ना कहा जाए कि जो षड्यंत्र पड़यंत्र रचने की बातें की जा रही है वो इजराइल नहीं कर रहा है, असल में सब कुछ अमेरिका कर रहा है। अमेरिका तो कर ही रहा है। अमेरिका जहां उसका प्रपंच है पूरे विश्व भर को देखना, उसकी हेजेमनी, उसकी दादागिरी पूरे विश्व भर में, जबकि इजराइल का लिमिटेशन है, वो अपने क्षेत्र बढ़ाना चाहता है, गाजा पट्टी को कब्जा में करना चाहता है, फिलिस्तीनियों से मुक्ति चाहता है और अधिक से अधिक मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड है। लेकिन इन दोनों के बीच में भले ही मनमुटाव हो, जैसा एक कल खबर में आया था कि बाइडेन ने कहा, इनकी फोन आई थी नेतन्याहू की, कि बाइडेन काफी चिढ़ गए, तो उन्होंने कहा कि बड़ा ही इरिटेटिंग और अननोइंग और डिफिकल्ट टॉक था। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, दोनों मिलके ही काम कर रहे हैं और पूरे विश्व भर में जो भी तोड़फोड़ और षड्यंत्र हो रहा है, इन दोनों की मिलीभगत है, जिसमें अमेरिका बॉस है और अमेरिका का एक मिलिट्री बेस है मिडिल ईस्ट में इजराइल के रूप में, जो उसको खोना नहीं चाहेगा। और इजराइल इस चीज को समझते हुए जितना भी वो ऐंठ सकता है अमेरिका से और जितना उसे करवा सकता है वो करता है। जी। क्या ये चिड़चिड़ापन उम्र का हो सकता है? क्योंकि इसी के बारे में आगे मैं दूसरा सवाल ये पूछना चाहता हूं। आपने सैन्य ठिकानों की बात की कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, फ्रांस के भी सैन्य ठिकाने हैं। वैसे तो बताया जाता है पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों में इनके सैन्य ठिकाने हैं, लेकिन क्या उन्हीं सैन्य ठिकानों की वजह से फ्रांस तो सीधे तौर पर आना नहीं चाहता है जंग में, अमेरिका भी इसी वजह से जंग में नहीं आना चाहता है? अमेरिका जंग में नहीं आना चाहते, तो मैंने बातें की। जहां तक फ्रांस और पूरे यूरोपियन यूनियन की बात है, जिसमें जर्मनी, इटली और ये सारे देश शामिल है, छोटे छोटे छोड़ दे जो नए अभी नाटो में आए हैं, वो ज्यादा कूद रहे हैं, हालांकि उनकी कोई औकात नहीं बनती है। लेकिन इन लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, यूरोपियन यूनियन की। वहां के जनता का जो भी एम्प्लॉयमेंट है और इन्फ्लेशन के कारण, यानी महंगाई और बेरोजगारी के कारण जो स्थिति खराब हो रही है, ये इसमें बुरी तरह तड़प रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के पूंजीपति वर्ग भी बहुत खुश नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध का करके जो भी तेल आता था बड़ी भारी मात्रा में रूस से सस्ते दर में जो यूरोपियन यूनियन खरीदते थे, उन्होंने उसको नेस्तानाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। और भी बाकी सामान थे, यूक्रेन से भी जो अनाज आता था वो भी बंद हो गया और अमेरिका उनको सप्लाई कर रहा है इन तेलों और बाकी सारे सामानों को उसके दुगुने तिगुने दाम में। तो यह जो अंतर द्वंद है अमेरिका इजराइल के बीच में नहीं, अभी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच में बहुत जबरदस्त बढ़ रहा है आर्थिक मसलों पे, अपने हेजेमनी को लेकर। और यूरोप को नजर आ रहा है कि जो भी उनकी स्वतंत्रता थी इन युद्धों के पहले, वह भी खत्म हो रहा है उनकी। क्या वाकई में इजराइल कामयाब हो जाएगा और अमेरिका इस जंग में सीधे उतर जाएगा, या ये जंगबंदी की फिलहाल जो बातें शुरू हुई हैं कतर के जरिए, मिस्र के जरिए, और जॉर्डन भी अब उसमें एंट्री कर चुका है, नेतन्याहू ने भी कल बंधकों से मिलकर कहा है कि जल्द ही हम कुछ बंधकों को रिहा करवा लेंगे, कोशिश कर रहे हैं, ये होगा क्या? मुझे नहीं लगता। जंग बंदी तो खैर होना ही होना है, आज नहीं तो कल। इजराइल की जैसे जैसे स्थिति और खराब हो रही है, अगले 3 से 4 हफ्तों के बीच में केवल हमास नहीं, जो भी जितनी ताकत लगा सकता है आज की स्थिति में, उस स्थिति में इसके बाकी सहयोगी दल भी हिजबुल्लाह वगैरह लड़ रहे हैं। और इजराइल कितना भी इमरजेंसी आर्म्स, अम्युनिशंस, म्यूनिशंस मंगवा ले, उसकी इकोनॉमिक तो हालत खराब ही है, मिलिट्री हालत भी धीमे धीमे पतली हो रही है, वह मजबूत नहीं हो रहा है कहीं से भी। लेकिन अमेरिका मेरे समझ से अनलेस की कुछ ऐसा इमरजेंसी, कुछ ऐसी चीज सामने आ जाए जिसमें अमेरिका को मजबूरन आना पड़े, मुझे नहीं नजर आ रहा है। जहां तक उसने एक बनाया था प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, वही उसका नहीं शुरू हो पा रहा है रेड सी में, तो यहाँ पे वो आने की अभी जरूरत नहीं करेगा। उसकी स्थिति भी पतली हो रही है यूक्रेन युद्ध के बाद से। अमेरिका बिल्कुल प्रॉक्सी वार के लिए जितनी मेहनत होगा, जितनी कोशिश होगी, सारा कुछ करेगा,
सीधे के सीधे नहीं आएगा, खासकर तब जबकि फ्रांस जर्मनी उसको अंदर से उतनी मदद नहीं कर रहे हैं। और अरब कंट्रीज में भी सऊदी अरबिया, मिस्र या जॉर्डन सीधे के सीधे हमास के खिलाफ नहीं आना चाहते हैं। जी बिल्कुल सही आपने कहा है कि अमेरिका को जंग में सीधे लाने के लिए जो परपंच इजराइल रच रहा है वो तो कर ही रहा है कोशिशें, लेकिन अमेरिका सीधे तौर पर आ जाएगा ये इतना आसान होने वाला नहीं है। और इसके लिए जो अगले साल चुनाव होने वाले हैं वही जिम्मेदार नहीं है। दुनिया में बढ़ता हुआ जन प्रतिरोध तो है ही है, और इसके अलावा जो आर्थिक स्थिति है वो भी जबरदस्त तरीके से डामाडोल है। और यूरोप के जो देशों में अमेरिका का जो ग्राफ गिर रहा है, और अब वो समझ रहे हैं कि अमेरिका सिर्फ उनको बर्बाद करवाने पर ही तुला हुआ है, जंगों में झोंकता रहता है, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया। आपसे फिर किसी और मुद्दे पर जुड़ेंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया आपने समय समाप्त किया। थैंक यू मिस्टर अकरम।